हाँ जी बच्चों, तो हमने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। एंड नेशनल इनकम के बारे में हमने थोड़ी बहुत कुछ बातें की थी ना। और वो हमारी बातें क्या थी बताओ। नेशनल इनकम हम किसको बुलाते हैं? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस किए विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, या कंट्री के अंदर। अब मेन हमारे पास मुद्दा हमने क्या लिया था? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हम गुड्स की बात कर रहे थे कि गुड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो हमारा क्लासिफिकेशन क्या था? इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा क्या था? फाइनल गुड्स। ये दो कैटेगराइज किया था। ये बेसिकली किस बेसिस पे है हमारा? ये है एंड यूज कि उन गुड्स को यूज कौन करता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स बताओ वो गुड्स होते थे जो एक फर्म खरीदती है, एक प्रोडक्शन यूनिट खरीदती है। किससे खरीदती है? दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से। इसलिए खरीदती है ये, या तो ये क्या कर सके भाई, इंटरमीडिएट गुड्स हम किनको बुलाते हैं? वो गुड्स जो एक फर्म ने दूसरी फर्म से खरीदे। किसलिए खरीदे? फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, या तो रीसेल करने का पर्पज होगा, या फिर फर्दर प्रोसेसिंग करने का होगा। जैसे कि क्या हो गया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को आगे से आगे क्या किया जाता है? फर्दर प्रोसेस किया जाता है। तो जैसे कि रॉ मटेरियल लिख सकते हैं। अच्छा, रीसेल करने के पर्पज से हमने बात की थी। जैसे कि हमने कपड़े खरीदे, एक शॉप दूसरी फॉर्म से क्या खरीदती है? कपड़े खरीदती है आगे रीसेल करने के पर्पज से, ठीक है। वो गुड्स हमारे लिए क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री रहता है। और प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब हमने देखा था। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब सिंपल सा इतना है कि जब तक वो किसके पास नहीं पहुंच जाता, फाइनल कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाता, जब तक कोई गुड फाइनली कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक वो क्या रहेगा? विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री ही रहेगा। जैसे कि अच्छा, ये कहना गलत है, कंज्यूमर के पास, जब तक उसके अल्टीमेट यूजर के पास नहीं पहुंच जाता, उसको हम क्या बुलाते हैं? कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रोडक्शन बाउंड्री की, ये मैंने बना दिया आपको, ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री का। तो एक फार्मर जो है वो उसने V2 गाया, एंड V2 उसने आगे किसको सेल कर दिया? मिल ओनर को। और मिल ओनर जो था उसने क्या किया? वीट से क्या बना लिया? फ्लोर बना लिया। एंड उसने आगे फ्लोर बना के किसको सेल कर दिया? बेकर को। क्या अभी तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है? हाँ, अभी तक अंदर ही चल रहे हैं। अच्छा, बेकर ने उस फ्लोर को क्या किया? ब्रेड बना लिया या बिस्किट बना लिया। एंड आगे किसको बेचे? कंज्यूमर को। हाँ, अब जब कंज्यूमर के पास गए तो वो कंज्यूम कर लेगा। तो जहाँ तक ये देखो, ये जो पर्पल लाइन है, अभी तक गुड्स क्या थे? पर्पल लाइन के अंदर अंदर, मतलब ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर थे। अब ये कहाँ पहुँच गई? प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर। अब इसको फाइनली कंज्यूमर क्या करेगा? फाइनल गुड हमारा क्या बना? फाइनल गुड हमारा बना ब्रेड। हमारे लिए फाइनल गुड क्या बना? ब्रेड। और ये ब्रेड अब क्या होगा? फाइनली कंज्यूम किया जाएगा। तो ये फाइनल गुड जो है वो क्या होगा? कंजम्पशन होगा इसका, ठीक है, पक्का। तो ये हमारा क्या बन गया? इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक बात बताओ, एक हीरो, मेरे को बताना आप ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है? एक कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने? हीरो कंपनी। हीरो मालूम है ना, बाइक बनाती है जो। उसने क्या किया? टायर खरीदे। किससे? MRF से। किस पर्पज़ के लिए खरीदे होंगे? बाइक बनाने के लिए। क्या प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है वो टायर अभी, या निकल चुके हैं बाहर? अंदर है, मतलब अभी उससे क्या बनेगी? बाइक बनेगी। तो ये जो बाइक बन के तैयार हो गई, अब बाइक जहाँ बनी, अब तो गुड क्या बन गया? बाइक। बाइक आगे किसको दे दी गई? हीरो ने किसको दे दी? राजा राम धरनिया को। मतलब कौन है? डीलर। अभी बताओ वो बाइक अभी क्या है? इंटरमीडिएट के फाइनल? इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि राजा राम धरनिया ने उन गुड्स को क्यों खरीदा है? रीसेल के पर्पज से। तो अभी भी इंटरमीडिएट है, भले ठीक है प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हो, लेकिन अभी क्या चल रहा है? रीसेल करने के पर्पज से। अच्छा, अब जब उसने क्या कर दिया? रीसेल कर दिया, फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंची, वो अपनी बाइक चला रहा है, तब वो बाइक क्या हो गई? फाइनल गुड्स, ठीक है, पक्का। अब देखो कुछ केसेस ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली उन्होंने बताया, जैसे कि एक दो केसेस आपकी बुक्स में लिखे होंगे। जैसे कि क्या हो गया? मिलिट्री जो खरीदती है ना आपसे, जैसे मिसाइल खरीदा मिलिट्री, ठीक है, हमारी इंडियन जो फोर्स है उसको किसकी ज़रूरत पड़ी? मिसाइल की ज़रूरत पड़ी, गन पाउडर की ज़रूरत पड़ी। ये किसने खरीदे? गन की ज़रूरत पड़ी। ये मिलिट्री ने खरीदे किससे?
फैक्ट्री और से किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से खरीदा। तो बताओ जो मिलिट्री ने खरीदा ये फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट? ये क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट कहलाता है। वैसे तो ठीक है, फाइनली अल्टीमेटली कंज्यूम तो मिलिट्री करेगी, लेकिन वो कहते हैं कि किसके लिए था? सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए था। हम देश की जनता को क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो मिलिट्री खरीदती है ना वो क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, मिलिट्री ने खाने पीने का सामान खरीदा, वो तो खाने पीने का सामान है वो इंटरमीडिएट के फाइनल, वो फाइनल, ठीक है। तो जो मिसाइल वगैरह है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, तो इसलिए उसको हम क्या मानते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स बताओ कौन से होते हैं? वो गुड्स जो या तो परचेज किए गए हैं किस पर्पज से? फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन, या तो वो खरीदे गए हैं कंजम्पशन के पर्पज से, एंड या फिर वो क्या किया गया है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन दो पर्पज से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन खरीदता होगा? इन्वेस्टमेंट के लिए कौन खरीदता होगा? प्रोड्यूसर। मशीन खरीदी प्रोड्यूसर ने, तो वो किस पर्पज से खरीदी? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। और या फिर कंज्यूमर खरीदता है अल्टीमेटली अपने कंजम्पशन के लिए, तो कंजम्पशन कौन कर रहा होगा? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्यों खरीद रहे हैं? उसकी कोई ना कोई वॉन्ट्स होगी, आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए। हम खाना पीना के जो भी सामान खरीदते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो कोई ना कोई वॉन्ट है हमारी, तभी खरीद रहे हैं। हम मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो हमारी वॉन्ट है तभी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कौन है? कंज्यूमर। लेकिन प्रोड्यूसर अगर खरीद रहे हैं तो वो उनसे क्या बना सके? आगे और फर्दर प्रोडक्शन कर सके, दूसरे गुड्स बना सके, इसलिए उसने खरीदे होंगे। वो गुड्स कौन से कहलाएंगे? सुनना, कंज्यूमर गुड्स कौन से? फाइनल गुड्स दो तरीके के होंगे, एक कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरा कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स किनको बुलाएंगे? जो डायरेक्टली किसके द्वारा खरीदे गए हैं? कंज्यूमर के द्वारा खरीदे गए। और क्यों खरीद रहे हैं? कंज्यूमर अपने वॉन्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। और कैपिटल गुड्स किसके द्वारा खरीदे गए हैं? प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदे गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है इतना? ठीक है। तो हमारा पहला तो ये हो गया है। हमने कहा था ना डेफिनेशन में हम कितनी चीजें मेन देखेंगे? 3। अभी क्या हो चुका है? गुड्स एंड सर्विस। गुड सर्विस की बात हो गई। नेक्स्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इस डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है हमें ये भी जानना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले समझा देते हैं, फिर आपको फॉर्मली मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। अब इंडिया बताओ, इंडिया कितना है? इंडिया तो एक ही है सर। हाँ है कितना? हमें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ढूंढनी है। हमें क्या ढूंढना है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। आपने जीडीपी वर्ड सुना है? जीडीपी की फुल फॉर्म बताओ क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब पता है क्या होता है? इसमें एक वर्ड क्या है? डोमेस्टिक। मतलब क्या? वो प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब इनकम से, ठीक है। यहाँ पे हम इनकम किसको मानते हैं? जो भी गुड्स आपने बना लिए हैं, जो भी गुड्स बनाए हैं उसकी वैल्यू, वही तो होती है हमारे लिए इनकम। अब हम यहाँ पे जब जीडीपी लिख रहे हैं, इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स बने हैं वो इनकम को कंसीडर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहले ये तो जानना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वर्ड का मतलब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड का मतलब क्या है। तो अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें तो फिर इंडिया का एरिया या इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है हमें जानना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, ये क्या है, क्या है बताओ? यहीं तक तो ठीक बना है, आगे अब मेरा बनेगा इंडिया का नक्शा अपना, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो, ठीक ठाक है, चलेगा। ये क्या है? हमारा इंडिया, ठीक है। अब इस इंडिया की हमें क्या देखनी है? टेरिटरी। ये इंडिया है, इंडिया की टेरिटरी। सर इंडिया की टेरिटरी क्या है? ये रहा, बस इतना इतना एरिया। मतलब इसके अंदर अंदर जो काम हुआ, ये जो है इसके अंदर अंदर जो काम हुआ वो क्या है? इंडिया में काम हुआ। इंडिया में काम होने का मतलब जो इंडिया की टेरिटरी में काम हुआ। इससे बाहर चला गया तो इंडिया की टेरिटरी से बाहर है नहीं। इकोनॉमिक्स में सिर्फ इतना मतलब नहीं है इसका, ये तो है ही। तो मतलब पहला तो क्या हो गया? इतना तो है, जितना हम समझ रहे थे वो तो है। मतलब क्या हो गया? इंडिया का जो पॉलिटिकल, इसको क्या बुलाते हैं? इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर, या फिर इसको और क्या बुलाते हैं? जियोग्राफिकल एरिया। जो हमारा एरिया है वो तो है, ये तो इंडिया माना ही जाएगा। अब बताओ अगर इधर किसी ने कोई काम किया है तो क्या वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा?
क्या इधर अगर किसी ने प्रोडक्शन किया है, इस इंडिया में अगर किसी ने प्रोडक्शन किया है तो क्या काउंट होगा कि नहीं होगा जीडीपी में? होगा, क्योंकि ध्यान रखना जीडीपी का नेट इनकम का मतलब इससे हमारे लिए वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। जो भी गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे प्रोड्यूस की गई है, तो इस इंडिया में जो प्रोड्यूस किया गया, इस फ्रंटियर में जो प्रोड्यूस किया गया, वो हमारे लिए क्या माना जाएगा? हमारी इनकम में इंक्लूड होगा। तो इधर अगर किसी ने बताओ टायर पंचर लगाए तो सर्विस है कि नहीं है? इंक्लूड होगा या नहीं होगा? पक्का। अच्छा, रिलायंस ने इधर क्या किया? एक टावर लगा दिया। टावर लगा के वो क्या कर रहा है? नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या काउंट होगा या नहीं होगा? होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये तो इंडिया की बात हो गई, ठीक है, ये तो हमारा हो गया किसका पार्ट? पॉलिटिकल फ्रंटियर की बात। लेकिन इंडिया में सिर्फ इतना नहीं, इंडिया में और क्या इंक्लूड है? सुनो, यूएसए कहाँ है? कहाँ आता है? चलो यूएसए ये बैठा है, ठीक है, पता नहीं कहाँ आता है, ये इधर यूएसए का नक्शा मेरे को मालूम नहीं है, नहीं तो मैं बना के दिखाता, ठीक है। जैसे इंडिया की स्पेसिफिक है वैसे यूएसए के नक्शे की स्पेसिफिक है। चलो, वैसे तो हमने करी थी, ठीक है। ये यूएसए है। यूएसए के अंदर एक इंडियन एम्बेसी है, मालूम है? एम्बेसी वर्ड मालूम है? एम्बेसी वर्ड सुना? नहीं सुना? वो मूवी देखिए बजरंगी भाईजान, उसमें मुन्नी को छोड़ने के लिए जाता था, वो तारों के नीचे से तो बाद में जाता था, उससे पहले वो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाता था। पाकिस्तानी एम्बेसी कहाँ पे होगी? इंडिया में एक, वो बाहर होगा, इंडिया में ही है ना, दिल्ली में। जब लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ की एम्बेसी जो है वो हमें काम देखने को मिलेगी दिल्ली के अंदर, इंडिया में ही है दिल्ली, वहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कहाँ के होंगे? बाहर के। उस एम्बेसी में जैसे अगर मैं बोलूँ कि यूएसए के अंदर अगर इंडियन एम्बेसी है तो यहाँ पे कौन से लोग बैठे हैं? इंडियन लोग बैठे हैं, ज़्यादातर इंडियन लोग बैठे हैं, और यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। बेसिकली इनका काम क्या होगा? ये मान लेते हैं कि इंडिया में अगर यूएसए की एम्बेसी है, भाई जैसे इंडिया की एम्बेसी बाहर है, वैसे बाहर वाली एम्बेसी भी तो इंडिया में होगी, तो यूएसए की एम्बेसी है, इसका क्या काम है? वीज़ा प्रोवाइड करना। किस आदमी को यूएसए भेजना है, वो कहाँ से अप्रूवल मिलती है? इस एम्बेसी से मिलती है। तो मेनली ये किसके लिए काम कर रहे हैं? यूएसए के लिए। इसको जैसे अभी मान लेते हैं ये वाला, ये यूएसए के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, यूएसए के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, इसको किसका पार्ट मानेंगे हम? इंडिया की टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। भले ही वो यूएसए में है, लेकिन हम किसका पार्ट मानेंगे? इंडिया का पार्ट मानेंगे। पक्का। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में एक बात बताओ, एक चीज़ हो चुकी है, हमारी एम्बेसीज या हमारे कंसुलेट्स, राजदूत मालूम है क्या? हमारे राजदूत होते हैं बाहर, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वो भी किसका पार्ट है? वो सब किसके पार्ट माने जाएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। पक्का। तो सर फिर तो यार दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? कि यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है उसको आपने इंडिया का पार्ट मान लिया। अब इंडिया में जो यूएसए की एम्बेसी है वो भी इंडिया का पार्ट नहीं, वो फिर इंडिया का पार्ट नहीं, वो फिर यूएसए का पार्ट है। तो मतलब हम क्या एक्सक्लूड कर देंगे? नॉर्मली तो हम कहते हैं इस एरिया के अंदर जो जो आया वो इंडिया का, लेकिन जो बाहर की एम्बेसीज है वो इंडिया की नहीं है, वो बाहर की है। ये बात समझ गए? क्लियर है इतना? अच्छा, तो दो चीजें हो गई, पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर, दूसरा क्या हो गया? एम्बेसीज और जो कंसुलेट्स हमारे आउटसाइड इंडिया है, वो भी किसका पार्ट माने जाएंगे? या आउटसाइड कंट्री लिख देता हूँ, तो हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम तो नेशनल इनकम मतलब किसी भी कंट्री की इनकम की बात कर सकते हैं। आउटसाइड ठीक है, ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, इंडिया के अंदर जो पार्ट है, इंडिया के अंदर जो पार्ट है वो तो इंडिया का है, मतलब ये धरती तो जमीन में है, आसमान किसका? सबका ना, इंडिया का ही है वो भी किसका है? इंडिया का। इवन और छोड़ो, ये यूएसए और दूसरा इधर बनाओ, क्या बताएं?
यूके बना दे, इधर कौन है यूके, इधर कहाँ ले आए यूके, इधर कहाँ गया वेस्ट, ऊपर दिखाएगा, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो यूके, यहाँ से यहाँ यूएसए से लेके यूके तक हमारे जहाज आते जाते हैं। हमारे जहाज का मतलब इंडिया का जहाज, इंडिया का आदमी जहाज चलाता है कहाँ, यूएसए में, ठीक है। ये पानी है यहाँ पे, इसका मतलब तो ये पानी के अंदर, तो पानी काला हो गया, ठीक है, तो पानी का कौन सा रंग होता है, ठीक है। तो ये इधर क्या है, वाटर है, सी है। यहाँ पे जहाज चलते हैं, किसके, यूके वालों के भी चलते हैं, यूएसए वालों के भी चलते हैं, अदर कंट्रीज के भी चलते हैं एंड इंडिया के भी चलते हैं। तो कहता है जो इंडिया वाले ने चलाया वो इंडिया का, इंडिया वाले ने चलाने का मतलब जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने चलाया, जो इंडिया का रेजिडेंट है वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। भले ही पानी कहीं हो कुछ हो, वो किसका पार्ट माना जाएगा, इंडिया की टेरिटरी में काउंट होगा। ऐसे ही यहाँ पे जहाज भी चलते हो, जहाज का मतलब सॉरी ये तो पानी वाले जहाज की बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं प्लेन की, तो प्लेन तो कहाँ चल रहा था, हवा में, तो वो हवा जो है या मैं बोलूँ जो आसमान है वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, इंडिया का। कहने का मतलब सुनना, सिंपल सा एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन क्या है, दो चीज़ें, अगर शिप और एयरक्राफ्ट, अगर शिप और एयरक्राफ्ट दो कंट्रीज के बीच में चल रहे हैं, किसके, रेजिडेंट के, हमारे रेजिडेंट के, देन वो पार्ट भी किसका माना जाएगा, हमारा पार्ट ही माना जाएगा। हमारा मतलब अब इंडिया की बात करें तो मतलब इंडिया का पार्ट ही माना जाएगा। ये बातें समझ आ रही है, बोलो क्लियर है इतना, हाँ जी। जैसे यूएसए और यूके के बीच में जैसे शिप जा रही है, तो जो पूरा पानी का जो एरिया वो सारा इंडिया का माना जाएगा, इंडियन रेजिडेंट चला रहे हैं, जो इंडिया वाले ने सर्विस दी है वो मानी जाएगी इंडिया की। डोमेस्टिक टेरिटरी में हम इसको काउंट कर लेंगे। जब हम गिनने बैठेंगे ना कि प्रोडक्शन कितना हुआ, बताओ इंडिया में प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कितना हुआ, इसकी प्राइस, तो हम कहेंगे ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में बताओ ये इंडिया का प्रोडक्शन कितना है डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो हम कौन कौन सा काउंट करेंगे बताओ फिर, ये वाला तो काउंट करना ही करना है, ये एम्बेसी वाला भी काउंट करना है, और इधर जिन लोगों ने सर्विस दी वो तो कहेंगे हम तो डोमेस्टिक टेरिटरी में है ही नहीं, हम तो इंडिया से बाहर बैठे हैं। ना ना, तुम भी किस में हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हो, माना जाएगा। हाँ जी, सर्विस में जो बीच का जो एरिया है वो इंडिया में, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम की बात करेंगे तब हम इस इनकम को क्या करेंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। पक्का, वो तो पानी तो वहीं का वहीं रहेगा, हम थोड़ी ना उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ उठा के थोड़ी ना ला सकते हैं उसको। पक्का, बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, और क्या माना जाएगा फिर? देखो एक्चुअल में ये क्या माना जाता है, इंटरनेशनल वाटर माना जाता है। ये इंटरनेशनल वाटर है, ये किसी का नहीं है, किसी देश का नहीं है। सर पानी किसी का हो सकता है क्या? हाँ होता है, वास्तव में होता है, ऐसा नहीं है। देखो पॉलिटिकल फ्रंटियर में अगर आपको मैं बताऊँ ना तो सिर्फ इतना इतना नहीं है, एक्चुअल में पॉलिटिकल फ्रंटियर में कुछ और भी है। इंडिया के पास में क्या है, बिल्कुल इस साइड में अगर देखा जाए तो क्या है, इन एरियाज को क्या बुलाया जाता है, कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज का मतलब यहाँ पे क्या है, पोर्ट वगैरह है, यहाँ पे पोर्ट वगैरह है। एक्चुअल में इस एरिया से ये वाला एरिया जो है वो पानी का एरिया है। ये वाला एरिया तो किसका माना जाता है, इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर में ही आता है। ये एरिया जो पानी का एरिया है ना, ये एरिया तो किसका आता है? सर ऐसे कितने दूर तक आते हैं, क्योंकि यहाँ से तो समुद्र इधर पूरा चलता है, तो कितने एरिया का, तो एक एरिया इंडिया ने डिफाइन किया हुआ है। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया ने अपनी मर्जी चलाई है, हर देश का, हर कंट्री का ये एरिया डिसाइड किया गया है। ये नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है, इंडिया का एरिया कितना माना जाता है, 12 नॉटिकल माइल्स। बताना नहीं चाहता था लेकिन बताना पड़ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, ये इंडिया का वाटर है, कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक। नॉर्मली हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो किलोमीटर में, मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन जब पानी का डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। ये इंडिया का एरिया माना जाएगा। अब इससे बाहर का जो एरिया होगा वो सिर्फ पानी का, वो इंटरनेशनल वाटर माना जाएगा। अगर वो किसी भी
कंट्री की बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है। तो वो बीच का एरिया कौन सा है? ये इंटरनेशनल वाटर है। अब इस पानी के अंदर जहाज चल रहा है, इस पानी के अंदर अगर जहाज चल रहा है तो फिर ये किसका है? अगर इंडिया वाला चला रहा है तो इंडिया का, बाहर वाला चला रहा है इधर आके तो बाहर का। पक्का समझ गई है? तो अगर यहाँ कुछ भी हो रहा है वो तो पक्का ही इंडिया का है, क्योंकि ये पॉलिटिकल फ्रंटियर में है। ये तो पॉलिटिकल फ्रंटियर एक्चुअल में सिर्फ इतना इतना नहीं होता है, ये कहाँ तक का होता है? ये पानी वाला एरिया भी पॉलिटिकल फ्रंटियर में ही काउंट होता है। ठीक है, तो अब हम तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटर में अगर किसने चला दिया, इंडिया वाले ने चला दिया, तो फिर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो जाएगा। ये बात समझ चले आगे? तो 3 चीज़ें हो गई। अब तीसरा क्या होगा? शिप एंड एयरक्राफ्ट। किसके द्वारा? ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट। अभी रेजिडेंट का मतलब भी सीखना है हमें। ठीक है, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट, इनके बीच बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल स्पेस या इंटरनेशनल वाटर। ये इंटरनेशनल एरिया हो गया जो किसी का नहीं है, तो किसी का नहीं, वो इंटरनेशनल का है, मतलब ये किसी देश का नहीं एरिया है। समझ गए? नेक्स्ट क्या रहेगा? एक चीज रहेगी, वो क्या रहेगी? देखो यहाँ पर देखो कुछ एक्सेप्शन चीजें भी ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे वेसल्स चलते हैं, वेसल्स मतलब जहाज ही बोलते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं सही से बताऊँ तो इधर क्या है? ये जो एरिया ना, ये वाला पानी का एरिया, थोड़ा सा कलर करते हैं, ये वाला जो पानी का एरिया है, यहाँ पे क्या होता है? इस एरिया के अंदर हमारी कंपनीज काम करती है जाके, मालूम है? इधर जाके क्या मिलेगा सर? पेट्रोल मिलता है, ऑयल, क्रूड ऑयल यहीं से ही निकलता है। अब क्रूड ऑयल लगाने के लिए कुछ मशीनें लगानी पड़ती हैं, और उनको क्या बुलाया जाता है? रिग्स। जो मशीनें होती हैं उनको क्या बुलाया जाता है? रिग्स। ये रिग्स कहाँ लगी हुई है? ये बिल्कुल पानी के बॉटम से निकालते हैं नीचे, मतलब अगर मैं बोलूँ तो नेचुरल रिसोर्सेज में। कहाँ पे? इंटरनेशनल वाटर में। ये रिग्स जो है वो लगाई हुई है इंडिया की कंपनी ने। कहाँ पे? इंटरनेशनल वाटर में। किस लिए? क्रूड ऑयल निकालने के लिए। तो उन्होंने जो क्रूड ऑयल निकाला, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन हुआ तो किसका माना जाएगा? इंडिया का, क्योंकि ये माना जाएगा कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है ये बात। ऐसे ही यहाँ पे मछलियाँ भी मिलेंगी, तो कुछ मछुआरे जाएंगे, मछलियाँ निकाल के लाएंगे। क्या प्रोडक्शन हुआ? बिल्कुल हुआ। तो क्या ये भी इंडिया का माना जाएगा? बिल्कुल। तो कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई है कि ये एक्टिविटीज़ अगर होती है ना कहाँ पे? इंटरनेशनल एरिया के अंदर, तो वो एक्टिविटीज़ फिर वो किस में काउंट हो जाएगी? वो वाला एरिया फिर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? बताओ, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है? फिशिंग, या फिर अगर आप वेसल चला रहे हो। सर शिप आ तो गया यार पहले, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर वेसल बाद में फिर की लिखा, शिप आ तो गया। शिप में तो क्या होता है? अलग अलग टाइप के शिप होते हैं जनरली। देखो 2 चीज़ें हो गई। एक तो मैं बताऊं कि वेसल जो होता है उसमें शिप के अंदर तो बेसिकली देखो होता क्या है कि सामान भी जाता है एंड कुछ लोग भी जाते हैं। ठीक है, वेसल में क्या होता है? पूल पार्टी, सुने? पूल पार्टी चलती है। ऐसे आपने देखा होगा यहाँ पे भी कुछ, मतलब पानी के अंदर, समुद्र के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे दाद वगैरह खड़े रहते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पर। ये वेसल्स मेनली ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह लोगों को छोड़ने जाएंगे सामान, नहीं, ये अपने काम के लिए जा रहे हैं कोई ना कोई। ठीक है, जैसे कि मछलियाँ पकड़ के लानी है, यहाँ से जो क्रूड ऑयल निकला वो इधर आएगा, तो ये भी तो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेनली होते तो ये जहाज ही हैं और कुछ नहीं होते। पक्का सर? किसके द्वारा किया गया ये? अरे बोलो, किसके द्वारा किया गया? नेचुरल गैस निकाला गया किसके द्वारा? बाय
रेजिडेंट, इंडिया का अगर रेजिडेंट कर रहे हैं कहाँ पे, इन इंटरनेशनल वाटर, सर यहाँ किया तो ये तो था ही इंडिया का, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो सर डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आया, बहुत चीज़ें बची भाई, दूसरे देशों का एरिया थोड़ी ना आया अपने यहाँ, इंटरनेशनल वाटर में किसी और ने किया है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में थोड़ी ना आया। हमारे तो कब आएगा, जब हमारे लोगों ने जाके किया, मतलब रेजिडेंट ने जाके किया। हाँ सर जो ये जैसे इंडिया पाकिस्तान में से जो बॉर्डर का एरिया वो भी किसमें है? क्या चीज़ जोड़ चल रहा है भाई, मैं कैसे बता दूं इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर का एरिया वो किसके है, हम तो इंडिया का ही बोले। सर जैसे जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनती हुई है वो भी किसमें है? लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब ना तो आप इधर से जा सकते ना इधर जा सकते, वो तो फिर वो एरिया किसमें है? क्या चीज़, अरे सर जैसे मान वो भाई अभी तक इतनी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड नहीं कर सकी है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है ये हमारा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है एलओसी हमारा है, मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई किसके, इंडिया वाले इंडिया का ही मानेंगे और क्या, वो तो अभी झूठ चल रहा है भाई। सिंपल सी बात है, ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारे पड़ोसी का है, ठीक है, ये इतना इतना एरिया तो तुम्हारा है ही, ये वाला एरिया उसका है, उसमें ना तुम जोड़ करो। अब ये जो दीवार निकली हुई है इस दीवार के लिए दोनों का जोड़ है कि ये दीवार किसकी है, तो मैं कैसे बताऊँ, अपने आप डिसाइड करो। ये वही बात होती है भाई। समझिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होगा, ये रहे। नेक्स्ट हमें देखना है एक और वर्ड का मतलब, वो क्या है, रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंट वर्ड बार बार आता है, रेजिडेंट वर्ड बार बार आएगा। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिटीजन और एक वर्ड होता है रेजिडेंट, क्या दोनों में फर्क है? क्या फर्क है? सिटीजनशिप आपको मालूम होगा, सिटीजन मालूम होगा, सिटीजन जनरली कब हो जाता है, सिटीजन कब बनता है जनरली, जैसे इंडियन सिटीजन की बात करूँ तो इंडियन सिटीजन कब होगा, बाय बर्थ। अगर आपका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, तो आप कहीं भी रह लो आप इंडिया के सिटीजन तो कहलाओगे ही कहलाओगे। आप रेजिडेंट कोई और कंट्री के हो सकते हो लेकिन इंडियन सिटीजन तो कहलाओगे ही कहलाओगे। अलग अलग रूल होते हैं सिटीजन के, अलग अलग रूल होते हैं, जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल है। जैसे इंडिया में तो बोला हुआ है, नॉर्मली हर कंट्री का ही रूल है कि जहाँ बर्थ हुआ आपका आप वहाँ के क्या हो, सिटीजन तो कोई, ठीक है। रेजिडेंट बनो ना बनो उसके लिए अलग कंडीशन है। हाँ आईपीसी वाले यहाँ पे आप अपना टैक्स ना जाने, ठीक है। अब मेरे को तो ये बताना, सिटीजन यहाँ पे रेजिडेंट की डेफिनेशन अलग तरीके की होगी, ठीक है। आपके वो टैक्स की जो डेफिनेशन है वो अलग टाइप की है। तो अभी तो हम सिटीजन की बात कर रहे हैं, सिटीजन बाय बर्थ हो जाते हैं, या हो सकता है आपने सुना होगा कि ज़्यादातर जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाबी लोग हैं वो कनाडा जाते हैं। क्यों कनाडा क्यों जाते हैं? वहाँ पे काम करने के लिए नहीं। आपने अगर किसी ने पंजाबी मूवीज़ देखी तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, पक्के होने के लिए जा रहे हैं। पक्के होने का मतलब वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए। और वो सिटीजनशिप उनको कैसे मिलती है, ज़्यादातर छोरे जो जाते हैं, मतलब जो लड़के जाते हैं वो वहाँ की लड़की को, लड़की के साथ क्या करें, शादी कर लो, शादी कर ली तो आप क्या बन गए, वहाँ के सिटीजन बन गए, ठीक है। ये वहाँ का रूल है। तो हर कंट्री के अपने यहाँ क्या हो सकते हैं, अलग अलग रूल हो सकते हैं। हाँ ये भी होता है कि आप क्या रह लो, इतने टाइम तक रह लो इस जगह पे, 5 साल 10 साल, कोई हर कंट्री का अपना अपना होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को नहीं पता इंडिया का क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर इंडिया में आप 10 साल रह लिए तो आप क्या बन जाओगे, इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। इंडिया के सिटीजन आप बन जाओगे, ये इंडिया का मान लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं, मेरे को नहीं मालूम क्या है, ठीक है। तो अगर ये रूल रहा तो आप इंडिया के क्या बन गए, सिटीजन। क्या सर एक ही आदमी के पास 2 जगह की सिटीजनशिप हो सकती है? हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अक्षय कुमार जो है वो कनाडा में पैदा हुआ था, तो वो कनाडा का तो सिटीजन नहीं, लेकिन उसको इधर रहते क्या हुआ, बहुत टाइम हो गया, तो उसके पास में भी इंडियन सिटीजनशिप भी है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि 10 साल रहा इसलिए, कोई अलग टाइप से। जैसे कि मैं बोलूँ कि अक्षय कुमार ने शादी कहाँ की हुई है, इंडिया की लड़की से की हुई है, तो वो यहाँ क्या बन गया, इंडिया का सिटीजन। तो अलग अलग रूल हो सकते हैं। रेजिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेजिडेंट आप हो ये जरूरी नहीं है। अब सर रेजिडेंट कौन है, रेजिडेंट कौन है? तो रेजिडेंट अगर कहीं भी किसी भी कंट्री का अगर रेजिडेंट बनना है तो हमारा कहता है कि 2 कंडीशन पूरी करनी है। अगर ये 2 कंडीशंस पूरी हो जाती है तो आप वहाँ के क्या बन जाओगे,
रेजिडेंट बन जाओगे। पहला कहता है कि आप उस कंट्री के अंदर कितने टाइम तक रहोगे, 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा। मतलब 1 साल या 1 साल से अगर ज़्यादा रहते हो और वहाँ पे रह रहे हो फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा रहे आप वहाँ पे, प्लस आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसी कंट्री के अंदर है। सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि सेविंग करते हो, खर्चा करते हो, बिजनेस करते हो, वो सब कहाँ करते हो, उसी कंट्री में करते हो। देन आप वहाँ के क्या माने जाओगे, सिटीजन माने जाओगे। आपका रहना पीना सब कुछ ज़्यादातर क्या है, वहीं है, आपके खर्चे खुर्चे सब वही होते हैं। अगर ये 2 कंडीशन पूरी होती है देन आप क्या माने जाओगे, रेजिडेंट माने जाओगे। क्लियर है इतना, पक्का। जैसे कि मान लेते हैं कि बाहर से एक आदमी आया यहाँ पे इंडिया के अंदर, यूएस से का एक आदमी आया इंडिया के अंदर, किस लिए, जॉब करने के लिए। उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया रहते हैं इधर, उसकी फैमिली सारी की सारी यूएसए में, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ होगा, यूएसए में। मतलब वो अपने सारे रुपए कहाँ बेचता होगा, सब कुछ यूएसए में, अपनी फैमिली के ऊपर वहीं खर्च करता होगा, यहाँ वो रहता है बस। ठीक है, वो जॉब कर रहा है, लेकिन उसका अभी भी इंटरेस्ट, भाई उसको भी मालूम है मैं जॉब कभी भी यहाँ से छोड़ के जा सकता हूँ, तो वो रेजिडेंट कहाँ का माना जाएगा, यूएसए। पक्का। अच्छा, इंडिया का मान लेते हैं विराट कोहली कहाँ गया, ऑस्ट्रेलिया गया। क्या खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी लीग है, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश, कौन सी बिग बैश। तो बिग बैश लीग जो है बीबीएल, वो खेलने के लिए गया। जाता नहीं है, नॉर्मली इंडिया के लोग नहीं जाते हैं बाहर के लोग आते हैं इंडिया में खेलने के लिए। मान लेते विराट कोहली चला गया कहाँ पे, बिग बैश लीग खेलने के लिए। क्या उसको वहाँ से रुपए मिलेंगे, उसने वहाँ कमाए, बिग बैश वाले रुपए तो देंगे, पॉकेट में थोड़ी ना। क्या ये माना जाएगा कि उसने इंडिया में रुपए कमाए हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में रुपए कमाए हैं? ना, क्यों? क्योंकि वो रेजिडेंट है इंडिया का। इंडिया में कमाए हैं क्या उसने? नहीं। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम काउंट नहीं होगी, भले ही किसमें कमाई है, रेजिडेंट। सर आपने पहले कहा था ना यार, वो सिर्फ यही एक्टिविटीज़ थी, और वो भी कहाँ पे, इंटरनेशनल एरिया के अंदर। हम तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बढ़ चुके हैं, हम तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं अभी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर का मतलब वो तो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ठीक है, आया ना। तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि कमाए किसने है, इंडियन रेजिडेंट ने कमाई है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई है। पक्का। अच्छा, स्टीव स्मिथ आता है कहाँ पे, इंडिया में खेलने के लिए, आईपीएल खेलने के लिए आता है। बेन स्टोक्स आता है इंडिया में खेलने के लिए, आईपीएल खेलने आते ही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आईपीएल खेलने आते हैं तो इनको कमाई तो यहीं हुई है, इन्होंने इनकम तो यहीं कमाई है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया है? हाँ, कह सकता हूँ। क्यों? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही तो है वो। भले ही कमाया किसने, बाहर के आदमी ने, लेकिन कमाया तो कहाँ है, इंडिया में कमाया है। तो इंडिया की काउंट होगा या नहीं होगा? इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। तो इसलिए हमें ये क्या हो जाता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। तो रेजिडेंट हम किसको मानेंगे, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में है। एंड एक कंडीशन और है, पहली कंडीशन क्या है कि आप किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहे हो, एंड सेकंड, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपका वहीं पे है। जैसे कि अक्षय कुमार, परफेक्ट एग्जांपल, कैटरीना कैफ, परफेक्ट एग्जांपल, इंडिया में ही रहते हैं, 1 साल से ज़्यादा भी हो चुके हैं इनको, एंड इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही है। ठीक है, राहुल गांधी इटली का है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया इधर रहते हुए, और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसका यही है, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड और सब कुछ यही है। तो वो इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्लियर है इतना? ये 2 कंडीशन पूरी होती है तो आप क्या बन गए, रेजिडेंट। रेजिडेंट और सिटीजन सेम है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिटीजन तो कैसे बनते हो, वहाँ के रूल के अकॉर्डिंग, सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी आया था ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके लिए बहुत बवाल हुआ था, कोरोना से जस्ट पहले वही था। दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने CAA NRC, तो वो यही तो था। ठीक है, मतलब सिटीजनशिप एक्ट के अंदर गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लेके आ रही थी, तो इसके लिए कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई।
ठीक है, बस यही रूल था और कुछ नहीं। तो वो इसीलिए तो आया था कि इंडिया का सिटीजन का रूल क्या किया जा रहा था, चेंज किया जा रहा था। क्या हमने रूल पढ़े हैं क्या कि इंडिया के सिटीजन के रूल क्या है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं सिटीजनशिप वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग मिलती है, वहाँ के रूल के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है, पक्का? बोलो। अब सर हमने रेजिडेंट को अलग पढ़ा क्यों? हमने रेजिडेंट को अलग पढ़ा ही क्यों है? कोई तो रीज़न होगा। हाँ, रीज़न है, जैसे कि आपको मैं बता दूँ। हम जब इनकम की बात करते हैं ना, इंडिया के नेशनल इनकम की, हालांकि मैंने आपको क्या किया था, कल गलत बताया था, मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था बताने के अलावा। मैंने आपको बोला था कि नेशनल इनकम का मतलब किससे है? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री। मैंने गलत लिखा, अब हम उसको सही करेंगे। ठीक है, मैंने हो सकता है पता नहीं आपको कल बोला या नहीं बोला कि अभी ये गलत है। अब ये देखते हैं इसकी सही क्या है। देखो, इंडिया के लिए हम जब इनकम की बात करते हैं, जब इंडिया की इनकम की बात करते हैं, तो दो तरीके की इनकम की बात है। एक हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। एक हम किसकी बात करेंगे? डोमेस्टिक इनकम की। अच्छा, एक बात बता दूं, आप लोग जो अगर अपनी बुक्स में देखोगे ना, ये 12th वालों के लिए कह रहा हूँ, आप अगर अपने बुक्स में देखोगे तो उसमें रेजिडेंट और सिटीजन में कोई फ़र्क नहीं बताया हुआ। आरपीएससी वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई सीबीएसई वाला देख रहा है तो उसके लिए फ़र्क बताया हुआ है दोनों में। अगर आप अपने बुक्स में देखोगे तो क्या बोला हुआ है, जो सिटीजन है वही क्या है, रेजिडेंट, जो कि गलत है। सही बताना मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया। तो चलो, अब हम जब इंडिया की इनकम की बात करते हैं तो हम कितने टाइप की इनकम की बात करते हैं? दो टाइप की इनकम की बात। एक हम किसकी बात करते हैं? डोमेस्टिक इनकम की। दूसरा हम किसकी बात करते हैं? नेशनल इनकम। अब आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि है क्या, क्योंकि अभी तक हमने कुछ वर्ड्स पढ़े नहीं हुए थे, तो मैंने एक बार सीधा बता दिया। अब हम डोमेस्टिक इनकम किसको बुलाते हैं? सुनिए, डोमेस्टिक इनकम हम बुलाते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic territory of country। ठीक है सर, ये वही तो था। अब फर्क समझ आएगा। नेशनल इनकम हम किसको बुलाते हैं? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड services produced by resident of country। फर्क समझ आ रहा है? नेशनल जहाँ पे वर्ड होता है, नेशनल का मतलब किससे है कि रेजिडेंट ने कितना कमाया। और जब हम किसकी बात करते हैं? डोमेस्टिक की, तब हम किसकी बात करते हैं कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कितना हुआ, इंडिया की टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ। नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो किसकी बात करता है कि रेजिडेंट ने कितना कमाया। पक्का? एक बात बताओ, क्या डोमेस्टिक इनकम के साथ, पहले सुनो एक बार, लिखना नहीं, डोमेस्टिक इनकम के साथ क्या मैंने ये लिखा है कि रेजिडेंट ने कमाया कि नॉन रेजिडेंट ने? कुछ नहीं लिखा। मैंने सिर्फ क्या लिखा है, बस डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन होना चाहिए। कौन करेगा? कोई भी करेगा, चाहे रेजिडेंट करे चाहे नॉन रेजिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेशनल इनकम के साथ मैंने क्या लिखा है? प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट। कहाँ कमाया हो उसने? डोमेस्टिक टेरिटरी में कि डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर? कहीं भी, कहीं भी। मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ क्या बोला है, रेजिडेंट ने कमाया। अब एक बात बताना, आपको मैंने एग्जांपल लिया था, विराट कोहली गया खेलने के लिए, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया गया था बिग बैश लीग खेलने, बीबीएल खेलने के लिए। वहाँ पे उसने इनकम कमाई, वहाँ पे उसने पैसा कमाया। मेरे को बताना किस इनकम में काउंट होगा? डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा या नेशनल इनकम में काउंट होगा? नेशनल इनकम में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि रेजिडेंट ने कमाया है।
क्या पहले देखो, पहले डोमेस्टिक वाला तो कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया, डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस किया हुआ होना चाहिए। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो नहीं किया उसने, डोमेस्टिक टेरिटरी में तो नहीं किया उसने। हाँ, नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कमाया किसने है? रेजिडेंट ने कमाया। अच्छा, दूसरे वाला एग्जांपल याद करो। स्मिथ आया था खेलने के लिए इंडिया में, किस में काउंट होगा? डोमेस्टिक वाले में काउंट होगा, किस में काउंट नहीं होगा? नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ये बात समझ आ रही? पक्का? जैसे सर आपने कहा भी वो स्मिथ है, तो आपको एक बात बताऊं, नेशनल इनकम हम किसको मानेंगे? किसको बुलाते हैं नेशनल इनकम? जो रेजिडेंट ने कमाई, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम हम किसको बुलाएंगे? जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई, चाहे किसी ने भी कमाई। तो इसका मतलब एक मेन कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सर नॉन रेजिडेंट को कौन माना गया? नॉन रेजिडेंट जानना तो, रेजिडेंट तो जान लिया, तो सर जो रेजिडेंट नहीं है वो कौन है? वो नॉन रेजिडेंट है। सिंपल सी बात है, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ एक्सेप्शन है इसके। एक बात बताओ, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, क्या ये रेजिडेंट है इंडिया का? हाँ, तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो रिलायंस भी करता है ना, रिलायंस भी प्रोडक्शन कर रहा है, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या वो एक पर्सन माना जाएगा यहाँ पे? हाँ, पर्सन माना जाएगा। पर्सन का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग से नहीं होता है, पर्सन का मतलब जो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, वो तो रिलायंस भी कर रहा है, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। पक्का? ये बात समझ आ रही है? तो हमें क्या करना है, अभी कुछ ऐसे एक्सेप्शन जो रहते तो हैं एक कंट्री के अंदर, लेकिन उस कंट्री में क्या नहीं माना जाएगा, वो क्या नहीं माना जाएगा? रेजिडेंट नहीं माना जाएगा हमारा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम नॉन रेजिडेंट कैसे। तो पहला कौन है, सुनो। तो एग्जांपल हमारे क्या हो गए नॉन रेजिडेंट के? पहला क्या हो गया? आप समझ जाओगे ना नॉन रेजिडेंट। पहला कौन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो किसी कंट्री के नहीं है, वो इंटरनेशनली है। ऐसा कोई बता सकते हो क्या? अभी तो आप मेरे हिसाब से बता सकते हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO किसका है? वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे वो? USA में। तो क्या वो USA का रेजिडेंट है? वो तो इंटरनेशनल ही है, तो वो किसी का रेजिडेंट नहीं है। WHO किसी का भी रेजिडेंट नहीं है। वर्ल्ड बैंक किसी का रेजिडेंट नहीं है। तो ये हमेशा हर कंट्री के लिए क्या माने जाते हैं, भले वो USA के अंदर है। अब हमारा तो वैसे भी नहीं होना था, क्योंकि हमारे यहाँ तो है भी नहीं, है कहाँ पे? USA के अंदर। लेकिन वहाँ के लिए भी क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। वर्ल्ड बैंक हुआ, WHO हुआ, IMF हुआ, IMF माना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी क्या है? नॉन रेजिडेंट। वो कहीं पे भी ये सब क्या माने जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। सेकंड, और कौन माना जाएगा? एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यही ऊपर वाली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके एम्प्लॉइज। अब बताओ, यहाँ पर ये एक्सेप्शन सुनना, पूरा अपने मन से मत बना लेना। एक्सेप्शन क्या है पहले ये सुनो। ये रहते तो कहाँ होंगे? बताओ। वर्ल्ड बैंक के लोग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो गया? वर्ल्ड बैंक। WHO। अच्छा, WHO के अंदर, चलो WHO की बात करता हूँ या IMF की बात करता हूँ। IMF की तो क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। IMF के अंदर मालूम है क्या कि IMF ने स्पेशली बुलाया था इंडिया के आदमी।
कौन था? रघुराम राजन। मान लो कौन था? हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर, हमारे गवर्नर थे, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, हटा दिया था, या हटा क्या दिया था, इतना तंग कर लिया था उन्होंने खुद ने क्या कर दिया, रिजाइन ही कर दिया, मना कर दिया। तो उनको किसने बुलाया? आईएमएफ ने बुलाया था, हालांकि वो गया नहीं था। ठीक है, पता नहीं अभी वैसे अभी चला गया तो पता नहीं, मंदी चल रही है चले गया हो। हालांकि अभी उन्होंने क्या कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। रघुराम राजन, ठीक है, वो क्लासेस लेते हैं, फ्री क्लासेस लेते हैं, बट नहीं, वो इकोनॉमिक्स में से बहुत अच्छे से वो क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। हाँ सच में, पता नहीं ऑनलाइन है या नहीं, मेरे को मालूम नहीं है। तो उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत बड़े आरबीआई के गवर्नर हैं तो रहे हुए, और बहुत अच्छे गवर्नर थे। उनको किन्होंने बुलाया था? आईएमएफ ने बुलाया था। हालांकि गए नहीं थे, चलो मान लेते कि वो चले जाते तो उनको कहाँ रहना पड़ता? आईएमएफ शायद तक यूएसए में एग्जैक्टली था, तो वो रहते कहाँ पर? यूएसए में रहते, क्योंकि आईएमएफ कहाँ था? यूएसए में। तो वो रघुराम राजन भी मान लेते अगर वहाँ पे 4 साल 5 साल वहीं निकाल देते, या जितना भी टाइम उनको रहना था वो वहीं रहते, क्या यूएसए की रेजिडेंट बन जाते? नहीं। इन्होंने क्या बोला कि वो एम्प्लॉइज जो किसमें लगे हुए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, वो उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे जहाँ पे अभी वो रह रहे हैं। जैसे कि आईएमएफ के लिए उनको कहाँ रहना पड़ता है? यूएस में, वो वहाँ के नहीं माने जाएंगे। कहाँ के माने जाएंगे? जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंडिया से, तो वो कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे? इंडिया के रेजिडेंट। पक्का यूएसए में भले ही वो रह रहे हैं, हो सकता है उनका सब वहाँ पर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, ये एक्सेप्शन में होगा। ठीक है, तो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं तो वहीं के माने जाएंगे। अगर मान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर कोई चाइना का आदमी बैठा है तो फिर वो चाइना का रेजिडेंट है, तो यूएसए के लिए वो नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। पक्का। थर्ड, वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, who cross border regularly to work in the given country. क्या मतलब? ऐसा हो सकता है क्या कि एक आदमी को बार बार लगभग डेली बेसिस पे इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़े, एंड वो ज़्यादा टाइम वहाँ रुकता नहीं है, वापस आ जाता है? ऐसा हो सकता है? समझ सकते क्या दिक्कत है इसमें? ये जनरली पॉसिबल है। तो ये आदमी कहाँ माना जाएगा? जैसे कि मैं बोलूँ कि एक जहाज जो है, जनरली वैसे तो ये क्या किया हुआ है, अलग से कवर किया हुआ है इन्होंने, लेकिन मान लेते हैं कि एक शिप जो है वो डेली इंडिया से श्रीलंका जाता है, वापस आ जाता है, और श्रीलंका के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है। नेवी वाले तो यही होते हैं, इनका काम ही बार बार इधर उधर घूमते हैं। तो ये कहाँ का रेजिडेंट? जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ का, या जहाँ ये नॉर्मली रहते हैं वहाँ का? जहाँ ये नॉर्मली रहते हैं वहाँ काम जहाँ कर रहा है वहाँ का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और है, कई बार बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कई बार क्या जाते हैं, ज़्यादातर पंजाब वाले कहाँ जाते हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जाते हैं। ठीक है, कनाडा तो सेट होने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इधर जाते हैं। तो अगर क्या है, कोई या मान लेते हैं बाहर वाला कोई आदमी इधर आया हुआ इंडिया घूमने के लिए, अब वो जितना उसने क्या किया था, पूरी अपनी ज़िंदगी में कमाया था, सारा का सारा इधर घूम के ही जाएगा, सारा का सारा उड़ा दिया। और ऐसे वास्तव में एक आदमी था, तो उसका नाम नहीं आता। तो मेरा बच्चे लाए मेरे बाढ़ में, लायक होंगे तो अपने आप कमा लेंगे, और नालायक है तो मैं अपना कितना भी उनको धन दे दूँ, वो वैसे उड़ा देंगे। ठीक है, मतलब क्या, इससे बढ़िया मैं तो मजे कर लूँ, है ना? बताओ, तुम्हारे जैसे बच्चे तो देने का मतलब है क्या? तो अभी उन्होंने क्या किया, वो इंडिया आए,
अब इंडिया पूरा घूमना है, हमें इधर 20 साल हो गए रहते हुए, आज तक नहीं घूम पाए पूरा, ना घूमने दिए। ठीक है, घूमने की बात तो ये, घूमने नहीं दिए, क्या घूमने का सिर नहीं दिया, नालायक को 10 साल तक चल नहीं सकते तुम सही से, बच्चे तो 10 साल, तो 10 साल और पढ़ेगा कौन, पहले घूमना है तुम्हें, जब उम्र आएगी तब घूमने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो आदमी आया इधर घूमने के लिए, साल भर से ज़्यादा लग गया उस आदमी को घूमने में, मान लेंगे यहीं कहीं है या बाहर का है, कहाँ का मतलब यूएसए का आदमी आया इधर घूमने के लिए, घूम लिया, अच्छा 2 साल लग गए घूमते घूमते, घूमता ही जा रहा है, कमाया हुआ था, घूमता जा रहा है, 2 साल लग गए। अब बताना उसको कहाँ का रेजिडेंट मानोगे, इंडिया में, बाहर का, यूएसए का मानोगे, सिंपल सी बात। ठीक है, लेकिन फॉरेन विजिटर और ट्रैवलर, समझते हो ना ये विजिटिंग, या कई बार क्या होता है हमारे वाले लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं, किस लिए, घूमने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे, हमारे ही माने जाएंगे। विजिटिंग, अभी जैसे बहुत सारे लोग आए थे ना, किस लिए, कोरोना के चक्कर में, तो बाहर जाके बैठे, सारे आ गए, पढ़ाई हुई, बाद में तो कहते हैं कि हमें क्या मंगवा के, नहीं मंगवा के, तो इधर तो कोई सेवा करनी है, उधर पिंडे लेने गए। तो ये नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री में घूमने के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा फॉरेन स्टाफ हो सकता है ऑफ एम्बेसीज, जैसे बताओ इंडिया के अंदर जो एम्बेसी है किसकी, यूएसए की, तो वो एम्बेसी तो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट। इंडिया का अगर आदमी वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है तो वो रेजिडेंट, लेकिन अगर यूएसए वाला आदमी वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, इंडियन यूएसए एम्बेसी के अंदर, जो कहाँ पे है, इंडिया के अंदर, यूएसए वाली एम्बेसी इंडिया में, और वहाँ पे 2 तरीके के लोग, भाई एक बात बताओ, जो बड़े बड़े अफसर होंगे वो तो बादशाह हुए होंगे, दूसरा अब जो जैसे तुम्हारे जैसे चाय पिलाने वाले होंगे वो तो इंडिया का ही हो, बाहर से थोड़ी ना लाएंगे चाय पिलाने के लिए किसी आदमी को, तो वो वर्कर कहाँ के माने जाएंगे, जो चाय पिलाने वो तो इंडिया के ही है, और जो बड़े अफसर हैं वो बाहर से आए हुए तो वो वही के ही, बाहर के ही। ठीक है, तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड और कौन हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ फॉरेन आर्म फोर्सेस लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। सर इसका क्या मतलब है, ये वाला तो बताइए, यहाँ तक तो क्लियर है ना, एम्बेसीज तक तो, आगे वाला सुनो, मेंबर्स ऑफ फॉरेन आर्म फोर्सेस लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, ऐसा होता है क्या कई बार, हाँ हो सकता है क्या, बताया क्या, यूएसए के जैसे सर इंडिया और यूएसए की ट्रेनिंग चल रही है, मिलिट्री ट्रेनिंग, हाँ उसमें अगर कोई यूएसए का सैनिक ट्रेनिंग करते, जैसे क्या है, जापान की, आपको पता है, मुझे खुद मालूम कि आपको मालूम है, जापान की खुद की फोर्स नहीं है, कोई आदमी नहीं है वहाँ, तो सर जापान को अगर कोई अटैक कर दे तो, जापान का एग्रीमेंट हो रखा है अमेरिका के साथ, तो बहुत पुरानी बात है, उस पर उनका कोई एग्रीमेंट हुआ था, उनको ट्रीटी बुलाते हैं, ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ये हुआ था कि पहले क्या है, जापान ने के पहले थी जापान के पास में, पहले जापान के पास में आर्मी थी, और उन्होंने लगभग हर कंट्री पे ये क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। अमेरिका के साथ युद्ध हुआ, अमेरिका ने पटकनी दी, एंड अमेरिका कहते हैं तभी छोड़ूंगा जब अपनी फोर्स बंद कर देगा, अड़े रहे, तो इन्होंने कहा सर हम अगर एक भी युद्ध हार चुके थे, तो इनके सामने 2 ही ऑप्शन थे, या तो अपने आप बिल्कुल ही क्या करते, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, समर्पित तो नहीं, निस्ता नाबूद कुछ इस टाइप का एक वर्ड होता है ना, आजकल सुनने को बहुत मिलता था बीच में, चलो कुछ ऐसी बात हुई थी, तो अब लास्ट में एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि जापान खुद की फोर्स नहीं रखेगा, हाँ जापान को प्रोटेक्शन कौन देगा हमेशा,
अमेरिका। तो उसी के बाद से जापान ने, पहले फोर्स बहुत होती थी जापान के पास, तो उसने फिर जितने भी फौजी वगैरह थे खुद के, जो जापान के खुद के जो फौजी थे उन्होंने किस में लगा दी, बिजनेस के अंदर। तभी देखो आज की डेट में जापान के अंदर डिसिप्लिन ज़्यादा है। सिंपल सा रीज़न है कि उनका बिजनेस करने का जो तरीका है ना वो डिसिप्लिन से चलता है पूरा का पूरा। और ये उनके अंदर डिसिप्लिन आया कहाँ से, क्योंकि जो बिजनेसमैन उस टाइम हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी की सारी फोर्स को फिर कहाँ लगा दिया, बिजनेस के अंदर। तो जो फोर्स थी उनमें डिसिप्लिन होता ही, और वही डिसिप्लिन वाले लोग बिजनेस में आ गए तो उनमें स्टार्टिंग इवन उनमें ये भी होता है। देखो हमारे यहाँ तो ट्रेन कितनी डिलीटर है, एक ही मैसेज आता है, देरी के लिए खेद है, उनमें पॉइंट लगता है। एक मिनट छोड़ो, वहाँ पे इवन 10 सेकेंड ट्रेन लेट नहीं होती, पूरा टाइम का पूरा। क्यों? उनका वो स्टार्टिंग से चलता आ रही है। अब बताओ जापान को प्रोटेक्शन कौन देते हैं? अमेरिका। तो अमेरिका की फौज कहाँ होगी? जापान। नहीं तो फॉरेन मेंबर्स हैं, फॉरेन कंट्री के कहाँ के माने जाएंगे? अमेरिका के माने जाएंगे, ना कि वो जापान। रह भले कहाँ रहे? जापान में, लेकिन वो माने कहाँ के रहेंगे? समझ रहे हो? और लास्ट एक बचा बस, वो क्या है? क्रू ऑफ फॉरेन शिप। फॉरेन शिप समझते हो? फॉरेन शिप तो समझते ही हो, या फिर एयरक्राफ्ट। मतलब नहीं समझ आया। इसको रेजिडेंट मान रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट मान रहे हैं? कि हम नॉन रेजिडेंट के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जितना भी कुछ लिखा वो सब नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, मतलब क्या है, इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंपनी भी तो होगी प्लेन उड़ाने वाली बाहर की, यूएसए की। या मान लेते हैं इंडिया वाला कहाँ है, एयर इंडिया है, जो एयर इंडिया कंपनी, या जेट एयरवेज। चलो मान लेते हैं कि एयर इंडिया यूके से, एयर इंडिया जो है वो यूके से यूएस से क्या करता है, अपना कोई शिप चलाता है या कोई एयरक्राफ्ट चलाता है। अब वहाँ पे उसने क्या रखे होंगे, एयर इंडिया ने कुछ लोग रखे होंगे, और वो इंडिया से गए हुए। क्यों किसको बुलाते हैं? क्यों मालूम है कि क्यों किसको बुलाते हैं? जो जिस टाइम पे शिप चल रहा है या एयरक्राफ्ट चल रहा है, उस टाइम पे जो लोग उसमें मौजूद हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? क्रू मेंबर बुलाते हैं। जहाज के अंदर जो लोग होंगे, किसके? कंपनी वाले जो लोग, पैसेंजर्स नहीं, जो कंपनी वाले जो लोग जो उसको मैनेज करते हैं, वो कहाँ के माने जाएंगे? जहाँ का अभी वो नॉर्मली रहते तो या तो यूएस से रहते होंगे, क्योंकि उनका रूट क्या है, यूएसए से यूके, यूएसए से यूके। इंडिया के अंदर वो आ नहीं रहे तो वहीं से घूमते फिर रहे इधर उधर। वो कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे? इंडिया के। वो इंडिया के रेजिडेंट, भले वो घूम फिर कर रहे हैं। मतलब क्या है, वो रहे भले यूएस से रहे या यूके रहे, क्योंकि वो तो घूमते फिरते हैं। अब इसी वर्ड को समझो, क्रू ऑफ फॉरेन शिप या एयरक्राफ्ट। यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, यूके में इंडिया का एयरक्राफ्ट चल रहा है, यूके में इंडिया का या यूएसए में इंडिया का शिप चल रहा है, और क्रू मेंबर्स जो है वो कहाँ के माने जाएंगे? जहाँ का ये शिप है। वो शिप कहाँ का है? इंडिया का। तो फिर रेजिडेंट कहाँ के? तो एक्सेप्शन हो गया किसके लिए? यूएस से वालों के लिए। वहाँ का वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, वहाँ के लिए नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे किसके हमारे लिए? नॉन रेजिडेंट के एग्जाम्पल थे। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट खूब चर्चा की हमने इसको। अब लास्ट बता दो एक बार, बस आज एक बार इतना ही करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम में क्या काउंट होगा, क्योंकि कल यहीं से शुरुआत करेंगे। डोमेस्टिक इनकम में जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया, चाहे रेजिडेंट ने चाहे नॉन रेजिडेंट ने। दूसरा, नेशनल इनकम में क्या काउंट होगा? जो रेजिडेंट ने कमाया, चाहे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी चाहे आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। इसीलिए आप लोग ज़्यादातर क्या देखते हो? जीडीपी। लेकिन सिर्फ जीडीपी पैरामीटर नहीं होता इनकम का, जीएनपी भी होता है। जीएनपी क्या होगा? जीडीपी को क्या बुलाते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब इसमें कौन सी इनकम जुड़ी हुई है? डोमेस्टिक एरिया वाली। और जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब इसमें कौन सी इनकम जुड़ी हुई है? ठीक है। हाँ, आज के डेट में ज़्यादातर कंट्रीज अपनी इनकम सिर्फ किसके थ्रू बताती है?
लेकिन है तो ये भी एक इनकम का पार्ट। चलो नेक्स्ट हम करेंगे कल।